हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी का ये वीडियो बिहार बोर्ड जो सेंटअप का एग्ज़ाम ले रहा है ना, उसमें जो पेपर आया था उसी का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, साइंस का है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है फाइनल एग्ज़ाम में, वो यहाँ से कम 30% रहेगा। तो इसकी तैयारी हमें अच्छे से कर लेनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, आप लोग अपने आंसर भी मिला सकते हो और साथ ही साथ अगर कुछ नहीं आता है आप लोगों को तो यहाँ से सीख भी सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। कौन सा ऐसा दर्पण है? ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वो दर्पण है जहाँ पे हमेशा जो प्रतिबिंब होता है ना वो वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। ओके, अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में कौन लेंस के मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? यानी कि नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं, आपको ये बताना है कि लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं। 2 फोकस होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है या 4 होता है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, जैसे कि ये बच्चा कंफ्यूज कर गया है जिससे मैंने ये पेपर लिया। उसने लिखा कि लेंस के 2 फोकस होते हैं, लेकिन लेंस के 2 में से सिर्फ एक ही फोकस जो है ना वो कौन सा फोकस कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया? मुख्य फोकस पूछा गया है। तो मुख्य फोकस की संख्या सिर्फ 1 होती है। हाँ, लेंस में फोकसों की संख्या 2 होती है, लेकिन मुख्य फोकस कितने होते हैं? 1 ही होता है। ओके बच्चे, देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। बिल्कुल सही, इस बच्चे ने भी मारा है टिक। चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। अनअकैडमी के बारे में मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। NTSC की तैयारी हो रही है, वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये। अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट ये देती है, स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, NCERT के जरिए ये आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर ढंग से तो वहाँ ज़रूर जाइए अनअकैडमी का ऑफिशियल ऐप पे। वहाँ से जा कर के कुछ सब्सक्रिप्शन होते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, वो पैसा आप यहाँ पे लगाइए और लगा करके कोर्सेज़ परचेज कीजिए ताकि इसकी तैयारी अच्छे से हो। अगर आप लोगों ने एक बार इसे कर लिया ना, क्रैक कर लिया, तो आपको इतना स्कॉलरशिप मिल जाता है कि आपकी पढ़ाई फिर आराम से चलती रहेगी। ठीक है जी, तो 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है नया बैच और टाइम टू टाइम वहाँ पे अनअकैडमी पे आते ही रहता है। मतलब कि एक बैच समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो आप लोग इसका इस्तेमाल करना सीखिए भाई, अच्छा चीज़ है, इंडिया की सबसे बड़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग वहाँ जाइए, जा कर के सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी लेना है लीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेज़ हैं यानी कि जो पैसे लगते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। किसी दिन वीडियो में मैं वो भी बताऊँगा कि कितने पैसे लगते हैं। ओके, तो ये तो रहा SSC NCERT और RS अग्रवाल से जो तैयारी करवाई जा रही है NTSC की, उसके बारे में, जो कि अनअकैडमी पे हो रहा है। ठीक है, 12 नवंबर से स्टार्ट है, यानी कि आज से यह स्टार्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, 7 रंग होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके के सवाल फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि घटपर्णी एक उदाहरण है किस चीज़ का? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कीटभक्षी पादप है वो घटपर्णी, या तो फिर दलहनी पौधा है, शैवाल है या फफूंद है। क्या है ये? तो घटपर्णी जो है ना ये एक कीटभक्षी पादप है। पादप बोले तो एक पौधा है जो कीड़ों को खा जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा इसका आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से ही सांस ले सकता है? तो ऐसा कौन सा जंतु है? तो वो जंतु है हमारा मेंढक। ठीक है, ये चमड़ी से भी सांस ले सकता है और साथ ही साथ अपने ये से फेफड़े से भी सांस ले सकता है। इसमें दोनों चीज़ें विकसित हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक होता है। कौन होता है भाई? लाल रक्त कोशिकाओं में जो लाल रंग का होता है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो खून का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये रेड कलर का होता है। ठीक है, अगला सवाल है नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? हम सभी लोग जानते हैं वृक्क में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? संकेत के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
रासायनिक समीकरणों के द्वारा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं H2SO4 होता है। ठीक है, अगला सवाल है हेमेटाइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइड। हेमेटाइड जो है ना, इसके साथ साथ 2 और अयस्क हैं जो कि आयरन के होते हैं। मैंने इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया था, 2010 में ही बनाया था, खुद से बनाया था। इसका क्रेडिट मैं लूँगा। और मैंने बनाया था उसे हम से। क्या बनाया था बच्चों? हम से। ह से हेमेटाइड, म से मैग्नेटाइड और स से सिडेराइड। ये 3 होते हैं जो कि आयरन के अयस्क हैं, यानी कि लोहे के अयस्क हैं। ठीक है बच्चों, अगला है कि CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। तो इसे IUPAC नेम में हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोमेथेन। क्या पढ़ते हैं? क्लोरोमेथेन। और अगर साधारण नाम पूछता तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे IUPAC नाम पूछा गया है तो इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। ओके बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, उस सिद्धांत पे काम करता है विद्युत का फ्यूज़। क्योंकि जब ऊष्मा बढ़ जाता है, ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगता है, तो जो ये है चालक तार है, उसमें ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण वो फ्यूज का जो तार है ना, वो टूट जाता है। क्योंकि हम वहाँ पर उस फ्यूज़ में ऐसे तार का इस्तेमाल करते हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है। तो जैसे ही ज़्यादा ऊष्मा मिलता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो किस चीज़ पे काम कर रहा है? ऊष्मा पे काम कर रहा है ना जी, तो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है वो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। कुछ बच्चे इसमें वेबर मार देंगे, लेकिन ये वेबर नहीं होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक है टेस्ला। ओके बच्चों, चलिए अगला सवाल है, ईंधन का उदाहरण है लकड़ी, CNG, LPG या इनमें से सभी। इस बच्चे ने बिल्कुल सही मारा है टिक, इनमें से सभी, सारे ही ईंधन के उदाहरण हैं। अगला सवाल है हमारा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, या तो ऐसा है भाई कि इनमें से किसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है। ओके, अगला सवाल, कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है। मतलब कि कोशिका में जनन की क्रिया में जो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, संलयित होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो क्या बनता है? तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है ना। तो यहाँ पे जाइगोट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हैं। मेंडल ने द्विसंकर संकरण जब करवाया था तो वहाँ पे ये दिखा था लक्षण प्रारूपी अनुपात। ये चीज़ मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो आप लोग इसको याद कर लो कि लक्षण प्रारूपी अनुपात जो है वो कितना होता है? 9:3:3:1। जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो अभी बस याद रख लेना है कि लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है जब द्विसंकर संकरण कराते हैं तो। ठीक है, तो ये होता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन क्या है? गैस है, निलंबन है, कोलॉइड है, इनमें से सभी है। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। कुछ का कहना है कि कोलॉइड है, कुछ का कहना है कि गैस है। तो आप लोग यहाँ पे जो सबसे करेक्ट सा देखने में लगता है वो यही है कि आप गैस मार सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन एक गैस, मतलब ये सबसे अच्छा है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? विटामिन, विटामिन, खनिज, पोषक तत्व या इनमें से सभी? तो सारे ही चाहिए हमें, तभी हमारा शरीर अच्छा रहेगा। कोई एक भी कम हो जाए हमारे शरीर में तो कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? तो कौन है ऑक्सीकारक? ये रहा हमारा O2। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? मैंने पढ़ाया है ये चीज़ केमिस्ट्री में। हाँ जी, न्यूलैंड्स ने दिया था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता को कम किया जा सकता है? तो धोने का सोडा, इसके जरिए जल की जो अस्थायी कठोरता है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ओके,
हाँ जी, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। ये वाला चीज़ पे ध्यान देना है ना। प्राकृतिक पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा दिया गया पदार्थ है उनमें से सबसे ज़्यादा कठोर कौन है, तो वो कौन है, हीरा है। ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल हमारा ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध, ये तो सॉल्व करने आना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं आता है तो लाइव क्लास में मैं बताऊंगा। ऐसे फ़िलहाल इसका आंसर आएगा 1 ओम। ठीक है। हाँ जी, इस बच्चे ने गलत किया है, उस पर मत जाइए। इसका आंसर है 1 ओम। अगला सवाल है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान क्या होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो हमारे यहाँ बिजली आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो उसका आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज और उसका जो विभवांतर होता है वो होता है 220 वोल्ट। अब देखो इसमें कहीं पे 50 हर्ट्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ना वही सही है कि इनमें से कोई नहीं। 60 हर्ट्ज इस बच्चे ने जो मारा है यहाँ पे, ठीक, ये अमेरिका में होता है। 60 हर्ट्ज होता है वहाँ की आवृत्ति। ठीक है जी। हाँ जी, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज होता है। अगला सवाल है सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा प्राप्त होता है ना। हाँ। अगला सवाल है हमारा कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस रंग के लिए होता है, तो वो होता है बैगनी। इस बच्चे ने उल्टा कर दिया है। कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है लाल के लिए और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, बैगनी के लिए। इसीलिए बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है। ठीक है। हाँ जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का जो श्वसन दर है प्रति मिनट वो कितना होता है। आराम की स्थिति का बात हो रहा है। ठीक है, तो वो कितना होता है बच्चों आराम में, वो होता है 15 से 18। एक मिनट में एक इंसान 15 से 18 बार सांस ले लेता है अगर स्थिति सामान्य हो, वो कुछ कर नहीं रहा हो, ऐसा ना हो कि हथौड़ा चला रहा हो या तो दौड़ रहा हो, तो उस स्थिति में जो श्वसन का दर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, अच्छा उससे पहले एक और यहाँ पे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी ने बहुत सारे बैचेज़ यहाँ पे चला रखे हैं बच्चों के लिए। ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि आपको तैयार करवाया जाता है क्लास 9 से ही कि आप IIT JEE वगैरह की तैयारी कर सकें। मतलब कि जब आप क्लास 12 में पहुँचे तो अभी से ही आपकी तैयारी ऐसी हो ना कि वहाँ पे चीज़ें समझ में आए, और जब आप क्लास 12 कर लो तो इस काबिल रहो कि आप IIT JEE निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे फाउंडेशन बैच चलता है। तो फाउंडेशन बैच वहाँ पे स्टार्ट है। आप लोग चाहें तो वहाँ पे जा कर के ले सकते हैं एडमिशन। थोड़े से फ़ीस लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है इसका। क्लास 12 में अगर हैं तो फिर तो फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है जी, क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी है, सभी बच्चों के लिए है वहाँ पे। ठीक है, तो आप जाइए, जा कर के सीखिए। वहाँ पे जो साइंस पढ़ाया जाता है वो ये सर पढ़ाते हैं और जो इंग्लिश पढ़ाई होती है वो वंदना मैम पढ़ाती हैं। ठीक है जी, तो आप लोग जाइए वहाँ पे जाके चेक कीजिए। अगर आप लोग ये कहोगे कि सर मुझे ये बताओ कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो मैं थोड़ा सा फ़ीस स्लिप भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को। आइए ज़रा देख ही लेते हैं कि फ़ी किस तरीके से ली जाती है अनअकैडमी पे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है फ़ी स्ट्रक्चर अनअकैडमी का। अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं और 6 महीने के लिए अनअकैडमी का कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको 17,000 रुपया पेड करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, पूरे साल के लिए, तब आपको 28,000 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ेगा ना, पैसे ऑटोमेटिक घट जाते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए पूरा कोर्स एक बार में परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है कि भाई 6 महीने के लिए लेते हो तो वही 17,000 है, 1 साल के लिए लेते हो तो 28,000 है। लेकिन यहाँ पे ना 1 साल आपका कम हो जाएगा। जैसे क्लास 6 से क्लास 12 तक जाते जाते आपको 7 साल की पढ़ाई करनी पड़ती, यहाँ पे 6 साल ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1,18,000 रुपया पेड करना पड़ेगा और फिर इसके बदले में आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगा जो आप चाहते हो। एक ये इंस्टीट्यूशन से जो चाहते हो वो सारा कुछ आपको हर तरह से मदद दी जाएगी। PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे जो आपको हर तरह से सहायता करेंगे। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो वो लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको एक साथ इतना सारा फैसिलिटी दिया जा रहा है तो उसके हिसाब से आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं ना वो बहुत ही कम लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 के बच्चों के लिए देखिए ये रहा फ़ी स्ट्रक्चर। अगर आपको ये फ़ी स्ट्रक्चर का आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से जाकर के अपने चैनल SR क्लासेस से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी।
हाँ जी, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया थोड़ा सा आप लोगों के भले की बात, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये कर रहे थे, ठीक। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है? तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। कुत्ता भी होता है, कुत्ता में भी होता है, मेंढक में होता है, मानव में होता है, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो देखिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ का वीडियो नहीं मिलता है, किसी टॉपिक का, किसी चैप्टर का, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं खुद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला सवाल है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो वो रहते हैं पुराने जाइलम में। कहाँ रहते हैं बच्चों? पुराने जाइलम में, ओके। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं ना जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे उल्टी आना, क्या आप कंट्रोल कर लोगे? मुंह से लार निकलना कंट्रोल कर लोगे? तो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसे कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो हमें ये पहचानना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा है जो अनैच्छिक नहीं है, मतलब कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या है? चबाना। किसी भी चीज़ को कितना चबाना है ये हम पे डिपेंड करता है। बिना चबाए ही खा लेना है ये भी हम पे डिपेंड करता है ना। तो ये वाला चीज़ अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वरना ना तो हम अपने हृदय की धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना उल्टी को कर सकते हैं और ना ही लार को कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि प्राकृतिक जो रबर हैं वो किसका बहुलक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का होता है, ठीक है। अगला सवाल कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो इस तरीके के ना आसान सवाल कुछ दिए जाते हैं ताकि जो बच्चे मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं भी किए हैं वो भी पास हो सके, ठीक है। हर बोर्ड का यही कहानी है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। कभी आयरन का पूछता है, कभी कैल्शियम का पूछता है, इसी तरीके से 2-3 हैं बने बनाए वही पूछता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? अब संसाधन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। तो वायु, जल, मृदा, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? प्राकृतिक के द्वारा दिए गए संसाधन हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो इनमें से सभी। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, उसका फॉर्मूला बताना है, अनुसूत्र बताना है। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला सवाल है लेंस की क्षमता हम लोग किससे मापते हैं? तो P = 1/f, जब यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में रहे, ठीक है। सेंटीमीटर में रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अगला सवाल है कि बोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो बोल्ट किसका एसआई मात्रक है? वो है विभवांतर का या तो फिर विभव का। तो विभव = क्या होता है? मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। तो विभव = होता है कार्य बटे आवेश, ठीक है। कार्य बटे आवेश। तो देखो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, यानी कि जूल बटे कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कोई है ऐसा ऑप्शन? हाँ जी है, ऑप्शन बी, जूल बाई कूलाम, ठीक है। अगला सवाल है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो वो होता है चुंबकीय प्रभाव पे। क्लास 12 में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप लोग रट लीजिए कि चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, ठीक है। जो किसी के घर में जाके बेल बजाते हैं ना, वो वाली चीज़। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है वो किसका उपयोग करती है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए कहाँ से ऊर्जा मिलता है उसको? तो वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्या है? इष्ट में जनन किस तरीके से होती है? कौन सी क्रिया के द्वारा है ना इष्ट में जनन होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये कि उसमें अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में भी कुछ प्रकार का मुकुलन द्वारा होता है जनन इष्ट में। इस बच्चे ने गलत किया है, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। विकासीय दृष्टि से जो हमारी समानता है वो किससे ज़्यादा है? चीन के विद्यार्थियों से हम लोग मिलते जुलते हैं, मकड़ी से मिलते हैं, जीवाणु से मिलते हैं, किससे मिलते हैं? या तो चिंपांजी से मिलते हैं, तो इससे मिलते हैं, है ना। हम लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों के पूर्वज जो थे वो कुछ इनके जैसे दिखते थे, ठीक है जी। अगला सवाल है कि तापमान, वर्षा और पवन इत्यादि ये सारे जो हैं ये पर्यावरण के कैसे घटक हैं? जैविक घटक हैं, भौतिक घटक हैं, मृदीय कारक हैं या इनमें से कोई नहीं? देखिए तो अगर इसका एग्जैक्ट अगर आंसर होता ना तो वो ये होता अजैविक घटक,
ठीक है, यहाँ पे अजैविक नहीं है तो मिलता जुलता ऑप्शन है भौतिक कारक है। ठीक है, इस बच्चे ने लिख दिया जैविक, तो क्या ये सारे जिंदा हैं? नहीं भाई, किसी में जान नहीं होता है, तो जैविक तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? भौतिक कारक। अगर अजैविक कारक यहाँ पे ऑप्शन में होता ना तो हम लोग उसको करते। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल है हमारा कि अपच के उपचार के लिए हम लोग किस औषधि का उपयोग करते हैं? कि मतलब अपच हो गया है तो उसके लिए प्रति अम्ल एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? जो बहुत ज़्यादा ढीठ रहे, यानी कि एकदम से अक्रियाशील रहे, मतलब कि क्रियाशीलता श्रेणी में एकदम नीचे हो। कौन सा यहाँ पे ऐसा है भाई? सोना। चांदी रहता तो चांदी हमारा ऑप्शन हो, ये आंसर हो जाता। अगर प्लेटिनम रहता तो प्लेटिनम, है ना, या तो सोना रहेगा या चांदी रहेगा या तो फिर क्या रहेगा? प्लेटिनम रहेगा। कोई भी दो एक साथ नहीं देगा। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल है कि आहर और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है? तो ये बिहार में ऐसा व्यवस्था है कि हम लोग आहर में पानी रखते हैं, या तो पैन बोलते हैं हम लोग अपने ये में भाषा में, उसमें पानी रखते हैं। खास करके कौन से बिहार में बच्चों? तो जो साउथ बिहार है ना उसमें। ठीक है, हाँ, क्योंकि नॉर्थ बिहार का तो बात ही अलग है। और कोई सवाल?